Hey guys, welcome to my channel. In this video we will be studying A-star algorithm. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A-star का कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी वर्किंग एल्गोरिथम के साथ। एल्गोरिथम के लिए हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे प्रॉपर। एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि एडमिसिबिलिटी ऑफ A-star एल्गोरिथम क्या होता है और वो एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद A-star। A-star एक सर्च एल्गोरिथम है, इसलिए ये क्या करेगा, एक कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को यूज करेगा। कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजीज होती क्या है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें दो टाइप की कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें से ये कौन सी कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को यूज करता है, ये यूज करता है इनफॉर्म्ड कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी को। इनफॉर्म कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी में मैंने बताया था कि ये ह्यूरिस्टिक्स यूज होती है। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था। जिनको ह्यूरिस्टिक्स के बारे में समझना है, कंट्रोल सर्च स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देख के आना पहले, तभी ये टर्म समझ में आएंगे। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है अप्रोक्सीमेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली कुछ अप्रोक्सीमेशंस अवेलेबल होंगी। जैसे मतलब हमारे पास कुछ वैल्यूज अवेलेबल होंगी, n नोड की हमारे पास ह्यूरिस्टिक अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सम वैल्यू। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें क्या बताती है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें बताती है कि एक पर्टिकुलर नोड का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम गोल नोड। अगर हम गोल नोड से उस नोड को देखेंगे तो कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है ताकि हम गोल नोड पर पहुंच सके। तो ह्यूरिस्टिक्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। मतलब ये हमें बताएगा डिस्टेंस ऑफ अ नोड, किसी भी पर्टिकुलर नोड का डिस्टेंस फ्रॉम गोल नोड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। ह्यूरिस्टिक्स वैसे हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू जो कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, बस उसका नेम चेंज कर दिया है। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ट्री है और हमारी गोल नोड कौन सी है, ये वाली। दिस इज आवर गोल नोड। नोड ए से नोड जी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं। सपोज इसको 3 वैल्यू चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी इसकी इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। अब आप देखोगे कि गोल नोड से गोल नोड पर पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए, 0। तो गोल नोड की इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू ऑफ गोल नोड इज 0। तो गोल नोड की इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये आपको याद रखना है। और इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू क्या है, किसी भी नोड का डिस्टेंस गोल नोड तक, उतनी क्या हो जाएगी इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। आई होप इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू इज क्लियर टू यू। अब देखो, एक तो इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू एक टर्म इसमें इन्वॉल्व है जो हम आगे यूज करने वाले हैं A-star एल्गोरिथम में, और जो सेकंड टर्म इसमें इन्वॉल्व है वो क्या है, कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। कॉस्ट फंक्शन वैल्यू क्या बताता है कि हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टाइम, एनर्जी, मनी कितनी चाहिए हमें गोल नोड तक पहुंचने के लिए। तो कॉस्ट फंक्शन वैल्यू हमेशा किसके बारे में बताएगा, पास्ट के बारे में बताएगा। और ये कौन सी वैल्यूज देगा, ये कॉन्क्रीट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। कॉन्क्रीट मतलब रियल वैल्यूज को प्रोवाइड करवाएगा। पास्ट वैल्यूज इसलिए मतलब जो हम कवर कर चुके हैं डिस्टेंस, ये उनकी वैल्यूज बताएगा। फॉर एग्जाम्पल इस नोड, सपोज दिस नोड एल से ए पहुंचने के लिए कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हुए, वो कौन बताएगा, कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। कितनी कॉस्ट लगेगी वो इससे पता चलेगा। और आगे का डिस्टेंस मतलब इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू हमें फ्यूचर के बारे में बताएगा। फ्यूचर की एस्टिमेशंस के लिए इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू इज हेल्पफुल। ये हमें बताएगा कि आगे कितनी वैल्यूज चाहिए हमें गोल नोड तक पहुंचने के लिए, कितना डिस्टेंस कवर करना है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज A-star एल्गोरिथम एंड हाउ इट वर्क्स। और उसमें ये दोनों टर्म इन्वॉल्व होंगे, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कॉस्ट फंक्शन वैल्यू मींस कितने रिसोर्सेज लगे हैं, कितना टाइम लगा है, एनर्जी एंड मनी लगा है। और इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू मींस कि कितने डिस्टेंस हमें आगे चाहिए होगा ताकि हम गोल नोड तक पहुंच सके। तो इन दोनों को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उससे हम A-star की वर्किंग भी समझते हैं। एंड वन मोर थिंग है गाइस, दैट इसमें गोल वैल्यू नहीं है, गोल नोड है। मैंने गलती से वैल्यू लिख दिया। अगर आपको ये वैल्यू समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो अब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू मींस कितना आगे का डिस्टेंस रहता है। अगर हम इस नोड तक पहुंच चुके हैं, नोड ए तक, तो आगे कितना डिस्टेंस चाहिए वो कौन बताएगा, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। आगे मतलब कितना, गोल नोड तक पहुंचने के लिए। गोल नोड तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा वो कौन बताएगा, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड A-star एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऑलराइट, सो दिस इज द एग्जांपल। ये हमने एक सर्च ट्री ले लिया।
इस सर्च ट्री में जो भी आपको लाइन के एडजेसेंट नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या है, वो सारे कॉस्ट फंक्शन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे 3, 2, 2, 6, 5, 6, 7, 1, 2, 2 ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन वैल्यूज। और जो इसके एडजेसेंट नंबर दिख रहे हैं नोड के एडजेसेंट, वो क्या है, उनकी इवेल्युएशन फंक्शन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ये 7 और 5 है, तो ये क्या है, ये है इवेल्युएशन फंक्शन वैल्यू। और ये वाली क्या है, ये है कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। जैसे 5 हो गया तो ये क्या है, कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो अभी मैंने आपको जैसे बताया इवेल्युएशन फंक्शन वैल्यू ऑफ गोल नोड हमेशा क्या होती है, 0, नल, 5, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें आप मेरे को बताओ गोल नोड कौन सी हो गई, इसमें किसी भी नोड की इवेल्युएशन फंक्शन वैल्यू 0 दिख रही है, ऑब्वियसली नोड आई की। तो यहाँ पे नोड आई क्या हो गई हमारी, गोल नोड। इतना क्लियर है। इसमें हमें कॉस्ट फंक्शन वैल्यूज पता है, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यूज पता है, दैट मीन्स हम इसमें ए स्टार एल्गोरिथम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी सर्च ट्री का कॉस्ट फंक्शन और इवैल्यूएशन फंक्शन कैलकुलेट करना पॉसिबल है तो हम उस पर ए स्टार एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। एल्गोरिथम आपके सामने लिखा हुआ है, अभी हम समझेंगे। एक बार इस सर्च ट्री में एक कॉन्सेप्ट रह गया, फिटनेस नंबर। एक टर्म होता है फिटनेस नंबर, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको अभी हम इस सर्च ट्री में कैलकुलेट करने वाले। फिटनेस नंबर इज इक्वल टू इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू प्लस कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। अब ये देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड फिटनेस नंबर हम इसी सर्च ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फिटनेस नंबर फाइंड करना है नोड एच का। तो नोड एच का फिटनेस नंबर फाइंड करने के लिए व्हाट यू विल डू, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू ऑफ नोड एच। इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू मैंने आपको अभी बताया, जो एडजेसेंट लिखा है दैट इज इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू। तो नोड एच का इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू इज 1। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। कॉस्ट फंक्शन वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग नोड है, ये कौन सी है, स्टार्ट नोड। जो स्टार्ट नोड से उस पर्टिकुलर नोड तक जिसका हमें कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है, कितनी कॉस्ट लगी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितनी कॉस्ट लगी है, S to B कितनी लगी है, 6। आफ्टर दैट B to E इज 5। आप ये लाइन वाला नंबर देखो, कॉस्ट मैंने बताया, कॉस्ट क्या है, ये जो लाइन के एडजेसेंट है। उसके बाद 7 and 1, तो बस ऐड करना है आपको, कितना आ गया ये, दिस इज 20। तो नोड एच का फिटनेस नंबर कितना है, 20। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉक्स में जो भी नंबर लिखे है नोड के एडजेसेंट, दैट इज द फिटनेस नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। जैसे हमने नोड एच का फिटनेस नंबर कैलकुलेट करा है, ऐसे ही मैं सारे फिटनेस नंबर कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑलराइट, सो मैंने सारे फिटनेस नंबर उस पर्टिकुलर नोड्स के एडजेसेंट लिख दिए। एंड वन मोर थिंग, जब आपने बेस्ट फर्स्ट सर्च पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था वो ह्यूरिस्टिक वैल्यू यूज कर रहा है। ह्यूरिस्टिक मतलब वो इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू यूज कर रहा है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू यूज करता है, बस इवैल्यूएशन फंक्शन। और ए स्टार क्या यूज कर रहा है, ए स्टार यूज कर रहा है फिटनेस नंबर। दैट मीन्स वो इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू तो यूज कर ही रहा है, साथ में क्या यूज कर रहा है, कॉस्ट फंक्शन वैल्यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आर एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, हमने सब कुछ कैलकुलेशंस कर लिए हैं। फिटनेस नंबर हमने कैलकुलेट कर लिया है, इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं इसके एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या बोलता है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस थिंग। सो एल्गोरिथम सेज दैट पुट इनिशियल नोड ऑन लिस्ट स्टार्ट। हमें पता है इनिशियल नोड कौन सी है, एस। तो हम फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट लूप चलेगा, फर्स्ट लूप में क्या होगा, फर्स्ट लूप कब तक चलेगा पहले ये देख लो। इसमें एल्गोरिथम में बोला हुआ है गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 यहां से जाएगा, मतलब ये पूरा एक लूप चलेगा। तो फर्स्ट इटरेशन की बात करें, हम फर्स्ट लूप की बात करें, इसमें क्या होगा, बोल रहे पुट इनिशियल नोड ऑन लिस्ट स्टार्ट। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं स्टार्ट, और उस लिस्ट में हमने इनिशियल नोड को डाल दिया, एस को। देन इट इज सेइंग दैट अगर स्टार्ट एम्प्टी है या फिर गोल है तो सर्च को करना है टर्मिनेट। हमारे केस में स्टार्ट एम्प्टी नहीं है और ना ही हमारे केस में स्टार्ट जो है वो गोल है, बिकॉज गोल नोड इज आई नोड। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट ये बोला रिमूव करो फर्स्ट नोड फ्रॉम स्टार्ट, और इसको क्या बोलो, नोड जेड। ओके, तो स्टार्ट में से हम नोड एस को रिमूव कर दिया और ये क्या बन गई हमारी, नोड जेड। इसको हमने नेम दे दिया नोड जेड। रिमूव कर दिया और ये हमारा आउटपुट में स्टोर हो जाएगा, बिकॉज अभी तक हम जितने भी एल्गोरिथम हमने डिस्कस करे हैं उनमें हमने जो भी नोड्स रिमूव करी है उनको कहाँ स्टोर किया है, इन आउटपुट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप,
इट इज सेइंग दैट अगर z गोल के इक्वल है तो सर्च को कर दो टर्मिनेट। नोड हमारा z गोल के इक्वल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज सेइंग दैट एल्स इफ नोड z हैज सक्सेसर्स, नोड z के पास हमारे पास सक्सेसर्स हैं। देयर आर टू सक्सेसर्स a एंड b ऑफ नोड z विच इज नोड s। तो नोड s के दो सक्सेसर्स a और b है, इनको करना है हमें जनरेट और उसके बाद इनका फिटनेस नंबर कैलकुलेट करना है। तो हमने ऑलरेडी कर लिया 6 और 8, इस स्टेप में कैलकुलेट होगा एंड सॉर्ट करना है उनको बाय फिटनेस नंबर। तो a और b को फिटनेस नंबर वाइज जनरेट कर लेते हैं और ये कहां पर होगा स्टोर, स्टार्ट में। तो a का फिटनेस नंबर है 6 एंड b का है 8, तो पहले होगा a स्टोर देन b, बिकॉज वी हैव टू सॉर्ट देम बाय फिटनेस नंबर। तो हमने इनको सॉर्ट कर लिया बाय द फिटनेस नंबर। नेक्स्ट, नेम न्यू लिस्ट एज स्टार्ट 1। तो जो हमारे पास न्यू लिस्ट आई है इसमें की सिर्फ क्या क्या है, a एंड b, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज न्यू लिस्ट स्टार्ट 1। अब हमें क्या करना है, रिप्लेस स्टार्ट विद स्टार्ट 1, स्टार्ट को स्टार्ट 1 से रिप्लेस कर दो। नेक्स्ट गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 पर क्या बोल रहे हैं, वही सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाएंगे। तो फर्स्ट इटरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिमिलरली सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, इन सेकेंड इटरेशन हमारे पास लिस्ट में a एंड b आ चुका है। नेक्स्ट इट इज सेइंग कि चेक करो ये गोल नोड के इक्वल है, नहीं है। नेक्स्ट ये बोल रहा है रिमूव करना है फर्स्ट नोड को और उसको स्टोर करना है। आउटपुट में हमारा ऑलरेडी s था, अब क्या हो जाएगा, a स्टोर हो जाएगा। a के बाद ये बोल उसके सक्सेसर्स को चेक करना है, c है d है, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था सक्सेसर्स को, और उनको जनरेट करना है। तो पहले क्या आएगा d, आफ्टर दैट c, बिकॉज d का फिटनेस नंबर कम है 10 है और c का है 12, तो इसलिए हमने इनको सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस नंबर। फिटनेस नंबर के बाद हम इसको लिस्ट स्टार्ट 1 में स्टोर करेंगे, देन उसको रिप्लेस कर देंगे विद स्टार्ट, और फिर से हम ये प्रोसीजर फॉलो करते जाएंगे। कब तक फॉलो करेंगे, जब तक कि हमारी लिस्ट में कौन सा नहीं आ जाता, नोड आई नहीं आ जाता, तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा। नोड आई को हम स्टोर कर देंगे और जैसे ही हम इसको रिमूव करवा के आउटपुट में स्टोर करवाएंगे, सपोज आउटपुट में पहले से ही कुछ नोड्स हैं और यहाँ पे नोड आई स्टोर हो जाएगी, तो हमारी सर्च क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। कैसे, स्टेप 4 में देखो, अगर z गोल के इक्वल है, जब भी हम रिमूव करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड z। तो नोड z हमारी इस केस में गोल के इक्वल बन जाएगी, हमारी सर्च हो जाएगी टर्मिनेट। So this was the working of A-star algorithm. I hope you have understood this algorithm. It's working. What is fitness number? What is evaluation function value? What is cost function value? How fitness number is calculated? ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके मेरिट और डीमेरिट को समझ लेते हैं। A-star algorithm हम बोलते हैं इसका क्या मेरिट है, इसका मेरिट है कि A-star is admissible। एडमिसिबल का मतलब क्या होता है, एडमिसिबल मीन्स कि A-star algorithm हमेशा ऑप्टिमल पाथ सर्च करेगा। अगर ऑप्टिमल पाथ एग्जिस्ट करता है तो ये उसका मेरिट हो गया। तो एडमिसिबल होता क्यों है A-star, तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि वाई A-star एल्गोरिथम इज एडमिसिबल, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इसका डीमेरिट डिस्कस करेंगे। डीमेरिट क्या है कि इसमें अगर कॉम्पिटेशनल कॉस्ट बहुत हाई है तो ये कॉस्टली हो जाएगा ऑब्वियसली, सो दिस इज इट्स डीमेरिट। So in order to understand admissibility of A-star algorithm, we need to understand two concepts. First one is underestimation. Underestimation. So what is underestimation? अगर एक underestimation है तो दूसरा क्या हो जाएगा, overestimation. Overestimation and underestimation को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्लेस तक पहुंचना है और उस प्लेस तक जाने के लिए आपने एक अमाउंट गेस करा, पर जब आप एक्चुअल में गए हो उस प्लेस पर तो आपकी जो अमाउंट है जो आपने गेस किया था उससे ज्यादा पैसे आपके लग गए। वो क्या हो जाएगा, जो आपने कॉस्ट लगाई थी, जो गेस करी थी, वो क्या हो गई, कम। दैट मीन्स आपने अंडर एस्टिमेट करा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, आपने उसका अमाउंट पहले से गेस कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल इतने पैसे लगेंगे, फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज का प्रोडक्ट है, बट आपने गेस कर लिया कि वो 350 में मेरे को मिल जाएगा इस वाली पर्टिकुलर शॉप से। तो उस केस में आपने क्या करा है, अंडर एस्टिमेट करा है। जो आपने गेस करा है वो कम है ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू से। ऐसे ही ओवर एस्टिमेशन में क्या होगा, जिस प्लेस पे आप जा रहे थे उसमें आपने खर्चा कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल 6000 रुपीज लगेंगे एक पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचने के लिए, बट एक्चुअल में आपको लगे ओनली 5000। तो इसमें क्या हो गया, आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया, जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज्यादा अमाउंट आपने गेस कर लिया।
सो आई होप दीज टू टर्म्स आर क्लियर नाउ। अब ए स्टार के टर्म्स में बात करते हैं, अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, सपोज मैंने आपको बताया था एक तो ह्यूरिस्टिक यूज करता है, तो एच स्टार एन को लेके चल रहे हैं। ये क्या डिनोट करेगा, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, जितना कि उसको डिस्टेंस लगेगा एक पर्टिकुलर नोड से गोल नोड में पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नोड है ए टू बी टू सी, अभी हम बी पर है, से सी तक जाने के लिए हमें जितनी एक्चुअल वैल्यू लगती है वो क्या है, एच स्टार एन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमल वैल्यू। इसको हम ऑप्टिमल वैल्यू लेकर चल रहे हैं। बी से सी तक जाने के लिए हमारे पास ऑप्टिमल वैल्यू है एच स्टार एन, बट जो हमने गेस करी, जो हमने ह्यूरिस्टिक्स लगाई है, दैट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ एन, ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ नोड। फॉर एग्जाम्पल नोड कौन सी, नोड बी का। बी से सी तक जाने के लिए आपने एक वैल्यू डिसाइड कर ली, गेस कर ली कि आपको इतना डिस्टेंस लगेगा, तो वो क्या है, ह्यूरिस्टिक अप्रोक्सीमेट हमने डिसाइड किया, बट उसकी ओरिजिनल कुछ और थी, हमने जो उसकी ऑप्टिमल वैल्यू लगेगी वो क्या ले ली, एच स्टार एन। तो अब अंडर एस्टिमेशन में क्या होगा, जो हमने गेस करी थी, जो हमने अप्रोक्सीमेट डिसाइड करी है, वो कम होगी या फिर इक्वल होगी किससे, एच स्टार एन से, मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये क्या होगा, अंडर एस्टिमेशन का केस। इसमें क्या होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था कि जो हमने प्राइस डिसाइड किया था वो कम आया था देन ओरिजिनल, तो ये क्या हो गया, अंडर एस्टिमेट हो गया। बट ओवर एस्टिमेशन में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो हमने गेस करा है, अप्रोक्सीमेट डिसाइड किया, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच स्टार एन। मतलब इस केस में जो ओरिजिनल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज ओवर एस्टिमेशन। तो ए स्टार के केस में अगर हमने जैसे ये नोड ली हुई है ए से बी से सी तक जाने के लिए, तो बी से सी तक हम बी पर पहुंचे हुए हैं इस वाले एग्जाम्पल में, तो ये जो डिस्टेंस होगा ए टू बी का, ये क्या बताएगा, कितना डिस्टेंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है, और ये क्या बताएगा बी टू सी कि कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है टू रीच द गोल नोड। ओके, सो दिस वाज एडमिसिबिलिटी ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार जो है हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। Alright, so this was admissibility, and I hope you have understood the whole concept of A-star algorithm now. So thanks for watching. See you in the next video. And if you have found this video as informative, then please hit the like button and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye for now.